सर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। चलो देखो, हाँ बच्चों देखो, कैपेसिटर की लास्ट क्लास में, कैपेसिटेंस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से ये पता चल गया अपने को कि कोई भी कैपेसिटर बनेगा कैसे। हमें एक कंडक्टर लेना है, उसके पास में उसके नियर बाई दूसरा कंडक्टर रखना है, और उस कंडक्टर पे इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, और उसके आउटर साइड को हम लोगों को किससे कनेक्ट कर देना है, उसके आउटर साइड को हम लोगों को अर्थ से कनेक्ट कर देना, अर्थिंग कर देना है। इससे होगा क्या, दूसरा कंडक्टर रखने पर पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, और हम लोग उसको और चार्ज दे सकते हैं, और कम स्पेस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा चार्ज कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर तीन टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल के अंदर पढ़ाया था, वो जो था वो तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं। नंबर सबसे पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कैसा होता है, इसके अंदर इस तरह से दो इस तरह से प्लेट्स होती है, आमने सामने पैरेलल लगी हुई होती है। इस तरह से दो प्लेट्स होगी, सेम एरिया की दो प्लेट होगी, पतली बिल्कुल थिन प्लेट होती है। एक तरह से ये समझ लो कि इनके ऊपर चार्ज की सिंगल लेयर आ पाती है। तो इसके अंदर एक प्लेट होगी सामने, इसको हम लोग चार्ज देंगे, ये मान लो मैंने इसको चार्ज दिया +Q, और ये दूसरा वाली प्लेट को होगा माइनस चार्ज। दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, इक्वल एरिया होगा, एरिया सेम होगा दोनों पे। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज आएगा +Q, इसके ऊपर चार्ज आएगा -Q, और इसके आउटर साइड को हम लोग किसे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा वाला जो कैपेसिटर है ये हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कैसा होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका भी प्रिंसिपल वही होगा, है ना। कैपेसिटर का शेप जैसा भी हो, प्रिंसिपल सबका सेम होता है, सब सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसे होगा स्फेरिकल, इसके अंदर एक अंदर स्फेयर होता है। ये स्फेयर सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। और ये जो है इसको हम लोग चार्ज देते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने चार्ज दे दिया प्लस चार्ज। अब अपने को पता है कि किसी भी मेटल स्फेयर को अपन जो भी चार्ज देंगे वो उसके आउटर सरफेस पे फैलेगा। तो ये जो चार्ज है इसके आउटर सरफेस पे फैलेगा, ये एक अंदर स्फेयर। और इसके बाहर एक और स्फेयर लगा देते हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक होते हैं, दोनों का सेंटर कॉमन होता है। और ये जो है ये वाला एक बाहर स्फेयर, ये एक बाहर स्फेयर। अब इसके अंदर वाली सरफेस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अंदर वाली सरफेस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये इंडक्शन की वजह से आएगा। और इसके आउटर सरफेस को हम लोग जमीन से कनेक्ट कर देंगे, इसका आउटर सरफेस को हम लोग जमीन से कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों के जो बीच का स्पेस है इसको हम लोग, इसके अंदर एयर भी हो सकती है या सिंपल वैक्यूम भी रह सकता है, या फिर इस बीच के स्पेस में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं। इसके बीच के स्पेस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हैं। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थर्ड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये कैसा होगा, इसमें अंदर एक सिलेंडर होगा, ये रहा एक सिलेंडर,
इसको हम लोग चार्ज दे देंगे तो ये आउटर सर्फेस पे फैल जाएगा। मेटल का बना होगा, सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। ये इसके आउटर सर्फेस पे फैल गया जो भी अपन ने प्लस चार्ज दिया। अब कोएक्सियल इस सिलेंडर के बाहर एक और सिलेंडर लगा देते हैं। ये कोएक्सियल एक और सिलेंडर लगा दिया हम लोगों ने। और इसके इनर सरफेस पे क्या जाएगा, नेगेटिव। इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव और इसके आउटर सरफेस को जोड़ देंगे हम लोग अर्थ से। तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ये होता है सिलेंडरिकल कैपेसिटर। तो चाहे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, तीनों का प्रिंसिपल एक ही होता है, वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल, लेकिन शेप अलग अलग होने की वजह से इनका ऐसे नाम रखा गया है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अपने कोर्स में केवल ये वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मुझे तीनों ही आते हैं, तीनों का डेरिवेशन कर सकते हैं अपन, लेकिन हमारे कोर्स में केवल ये वाला, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं एक्स्ट्रा ये और करवा दूंगा आप लोगों को, है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो या देखो इसको 2 मिनट। तीनों का प्रिंसिपल सेम है, सेम प्रिंसिपल पे काम करेंगे, लेकिन शेप अलग अलग होने की वजह से इनका नाम अलग अलग रखा हुआ है। तो ये 3 टाइप के कैपेसिटर सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा कितना। तो देखो सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो हम लोग कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये इसकी पहली प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसके ऊपर फैला हुआ प्लस चार्ज। ये दूसरी प्लेट सेम एरिया की, इसके ऊपर फैला हुआ है माइनस चार्ज। इसको दिया हुआ हम लोगों ने प्लस क्यू, इसके ऊपर है माइनस क्यू, और इसके आउटर सरफेस को जोड़ रखा हम लोगों ने जमीन से। तो इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, है ना, और दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ईच प्लेट एरिया, ईच प्लेट एरिया। ये पतली सी बिल्कुल थिन प्लेट होती है, एक बिल्कुल पतली सी थिन, ये जो प्लेट होती है, प्लेट भी क्या बोले, मतलब ये समझ लो आप एक शीट होती है बिल्कुल पतली सी, और इतनी पतली होती है कि इसके एक लेयर, इसके मतलब चार्ज की एक लेयर फैली होती है, सिंगल लेयर फैली होती है चार्ज की, केवल चार्ज की सिंगल लेयर फैली होगी। तो ये चार्ज की सिंगल लेयर होती है, ऐसा लगता है कि चार्ज एरिया में फैला हुआ है, इसके ऊपर ऐसा लगता है कि चार्ज एरिया में फैला हुआ है। तो ईच प्लेट एरिया, इस प्लेट का है, इस प्लेट का एरिया, ईच प्लेट एरिया ये मान लेते हैं हम लोग क्यू ए। दोनों प्लेट का एरिया कितना है, क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। चार्ज ऑन ईच प्लेट, हर प्लेट पे चार्ज होता है, हर प्लेट पे चार्ज है कैपिटल क्यू। ये बस इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो हर प्लेट पे चार्ज कितना है, क्यू। अच्छा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट, चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट। चार्ज डेंसिटी क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, सिग्मा बोल देते हैं चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ये चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज एरिया में फैला हुआ है, तो ए एरिया में कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू, यूनिट एरिया में कितना चार्ज फैला होगा, यूनिट एरिया में चार्ज फैला होगा क्यू बाई ए। तो कितनी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये कितनी कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर पे चार्ज फैला हुआ, हर एक मीटर स्क्वायर पे इतना चार्ज फैला हुआ है। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस
बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। दोनों प्लेट का एरिया कितना है? ए, और चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। ये इंफॉर्मेशन पता चली अपने को। अब देखो, अब अपन इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, देखो क्या होता है कि ये वाली जो प्लेट है और जो वाली प्लेट है ना, इनका एरिया इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा होता है। इन दोनों का जो एरिया होता है, मतलब दोनों प्लेट काफी नजदीक रखी हुई होती है, बिल्कुल नजदीक होती है दोनों प्लेट, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनका एरिया काफी बड़ा होता है। तो हम लोग इनको कंसिडर करेंगे कि ये जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है। ये हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो दोनों है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है। कंसिडर each plate as a infinitely long charge sheet। और ध्यान करो, गॉस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग इस वाली प्लेट का यहाँ पर अंदर, और फिर निकाल लेते हैं हम लोग माइनस प्लेट का। तो इस प्लस प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? इस समझ में यहाँ बनाया हम लोगों ने, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, और वो कितना बनेगा? वो बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस वजह से बनाइए प्लस प्लेट की वजह से, क्योंकि प्लस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस साइड के अंदर, और ये बना ई, किसकी वजह से बना? ये बना प्लस प्लेट की वजह से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, फिर माइनस प्लेट बनाएगा। माइनस प्लेट का एरिया भी सेम ही है, चार्ज भी सेम ही है, बस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो है, ये निकालेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और ये लेगा इनवर्ड। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से, और ये भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्वेश्चन भी कराया था तुम लोगों को ऐसा ही, ड्यू टू पॉजिटिव शीट, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ये कितनी हो जाएगी? इसको आपको बोल देते हैं ई ड्यू टू प्लस क्यू, और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। किस डायरेक्शन में आ जाएगी? इस डायरेक्शन में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, ये कितनी आ जाएगी? ई माइनस क्यू, ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपने को पता ही है कि जो शीट होती है, जो थिन शीट होती है, इनफिनिटली लॉन्ग थिन शीट होती है, वो अपने आसपास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोनों प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्यों भाई ये बोर्ड भर गया है, एक बार देखो इसको, 20 सेकंड स्टे करो पेज पे, रीडिंग करो इसकी, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब देखो ये निकाल दिया हम लोगों ने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों प्लेट के बीच में, और ये हर पॉइंट पे यही होगी, यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी। तो ओवरऑल वेक्टर E between the plates, vector E between the plates is uniform. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म। एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये ध्यान रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और कितना होता है, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है ना, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वी कैन शो this electric field by equidistant parallel lines. equidistant parallel lines हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये अपना पैरेलल में ये प्लस, ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्लस से निकलेगी, माइनस के अंदर एंट्री करेगी, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और होगा कितना, होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया अपने पास में, है ना, उसको पैरेलल लाइन से हम लोग दिखा सकते हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास में, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यह है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग इसके अंदर पुट कर दें सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाई ए, पुट सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, तो यहाँ उठा के रखो अपना सिग्मा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन में, यह आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब आप लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि एक प्लेट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, दूसरी प्लेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V कह रहे हैं अपन, बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इक्वल टू होता है, ध्यान करो अपन ने एक फार्मूला लिखा था, E इक्वल टू होता है V बाई D, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस D है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है D, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने E माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, E है, वो है E इक्वल टू V बाई D, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा EB। ये बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, फिर E की वैल्यू उठा के यार को पुट वैल्यू ऑफ E फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 से वैल्यू उठा के, 2 से ये इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठा के थर्ड में रख दो, तो B आ जाएगा V इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन। ये सारे फार्मूले ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये पोटेंशियल का फार्मूला है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो आपने को पता है C इक्वल टू क्या होता है, एज वी नो कैपेसिटेंस का बेस फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV, और यहां से निकल जाएगा C इक्वल टू Q बाई V, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो V की, पुट वैल्यू ऑफ V की वैल्यू रख रहे हैं बाय 4, 4 से वैल्यू रख दो V की, तो ये V की वैल्यू उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन
QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए पहुंच जाएगा ऊपर, ये Q से Q कैंसिल हो गया और फाइनली C का फार्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, ये फार्मूला है। ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C का फार्मूला ये आ गया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। कुछ नहीं करना है, ऊपर प्लेट एरिया नीचे दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बनाया और पोटेंशियल से आपने क्या निकाल लिया, इसका जो बेस फार्मूला C इक्वल टू Q बाई V में वो पोटेंशियल डिफरेंस रख के और आपने क्या निकाल लिया, C निकाल लिया। पढ़ेंगे इसको 2 मिनट लेके और कमेंट करके मुझे बताएंगे क्लियर है क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके फार्मूला लगाया E इक्वल टू V बाई डी और V इक्वल टू ई डी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है, तो ये बन गया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इक्वेशन नंबर 4, अब बेस फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू लिखा है Q बाई V, V की वैल्यू डाली तो ये C आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लियर है सभी बच्चों के। आ रहे मैसेज, आ गए मैसेज। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। आ गए सभी बच्चों के मैसेज, स्क्रीनशॉट ले लो उसका चाहो तो। अभी काफी डिस्कशन है इस पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अलग अलग सिचुएशन लेंगे अपन इसकी। स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर रहा हूं मैं बोर्ड। देखो ओवरऑल पता क्या चला हम लोगों को, ओवरऑल ये पता चला कि एयर और वैक्यूम, हम लोगों ने ये माना कि दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, या तो एयर है या वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स
इज बी। अगर दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो या फिर एयर हो, दोनों प्लेटों का एरिया कितना हो, प्लेट एरिया ए हो, है ना, और डिस्टेंस कितनी हो दोनों प्लेटों के बीच की बी। तो देखो आपको तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। नंबर पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म। उसके बाद में दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये होगा V इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट या QB अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूले ये सारे। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। ये एयर कैपेसिटर, हम लोगों ने ये माना है कि दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, या तो एयर या वैक्यूम। इसको हम लोग बोल देते हैं एयर कैपेसिटर, एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों के बीच में एयर डाला हुआ है। तो ओवरऑल ये फॉर्मूले निकले हमारे, इन फॉर्मूलों पे वर्कआउट किया है। स्क्रीनशॉट लेके इसका समझ लिया अभी सारा का सारा। हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, मिटा रहा हूं। देखो ये जो फॉर्मूला है ये एयर कैपेसिटर का है। अब अपन एक कंडीशन बनाते हैं, अगर मान लो इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक भर दें। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। डाइलेक्ट्रिक हमेशा एक इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इफ एक स्पेशल केस देखो, इफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मेटल पूरा भर दें, दोनों प्लेटों के बीच में पूरा भर दें, जरा सी भी हवा के लिए जगह ना छोड़े, तो हम लोग अगर पूरा भर दें फुली फिल्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। अगर दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो देखो जब एयर है तब तो फार्मूला का मेरा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी,
जब एयर कैपेसिटर है तो फार्मूला काम में है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। तो और अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक बढ़ देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को इस कंडीशन में अपन बोल रहे हैं सीएम, एम का मतलब मीडियम। तो देखो सीएम क्या लिखोगे आप, सीएम लिखोगे। अब एप्सिलॉन नॉट काम में नहीं आएगा, अब क्या काम में आएगा, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम आपने डाला है, हो सकता है आपने माइका भर दिया हो सकता है आपने एस्बेस्टॉस भर दिया हो सकता है आपने पानी भर दिया हो सिंपल, हो सकता है आपने प्लास्टिक भर दिया हो, तो कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया जो कि कंडक्शन ना कर पाए। इंसुलेटिंग मटेरियल जो कंडक्शन ना कर पाए उनको अपन डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इंसुलेटर की एक कैटेगरी होती है उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग मीडियम डाल दें तो ये आएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, है ना। और इसको बोल देते हैं हम लोग सी नॉट, इसको सी नॉट बोल देते हैं क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर को तो हम लोग मीडियम मानते ही नहीं है। तो इस कंडीशन में सीएम आ गया एप्सिलॉन ए अपॉन डी, वेयर व्हाट इज एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर हम लोगों ने एयर कैपेसिटर है, जब दोनों के बीच में एयर है तब कैपेसिटेंस मान रखा हम लोगों ने सी नॉट। एंड कैपेसिटेंस ऑफ, ये हो गया फार्मूला नंबर 1। एंड कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम लोग सी नॉट। और सी नॉट क्या है, सी नॉट है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर और वैक्यूम की, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो 1/2 का, डिवाइड 1/2। तो देखो क्या हो जाएगा, सीएम अपॉन सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये a बाई डी से a बाई डी कैंसिल, और सीएम अपॉन सी नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका था आपको। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर बोलते हैं एप्सिलॉन आर। तो इसको पुट कर दे हम लोग, ये आ गया बट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर और कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो सीएम अपॉन सी नॉट क्या आ गया, इक्वल टू के। तो सीएम कितना आ जाएगा, सीएम आ जाएगा के सी नॉट। ये क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ लिख देता हूं ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो कैपेसिटेंस हमें हमेशा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स हो जाएगा। मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा
वो ईयर और वैक्यूम के कैपेसिटेंस का हमेशा कैपिटल के टाइम्स हो जाएगा, और कैपिटल के की हमेशा वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा ये जो है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मीडियम के अंदर बढ़ जाएगा, हमेशा सीएम ज्यादा होगा सी नॉट से। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, लिखवा भी रखी है मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो मीडियम में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो इसको नोट कर रहे हो तो नोट करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो थोड़ा वक्त गुजारो इस पे, फटाफट पर डालो, एक बार इसकी रीडिंग कर दो। ये हम लोगों ने कंपैरिजन किया है एयर कैपेसिटर का फुली फिल्ड कैपेसिटर से, कि अगर पूरा बीच में डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाए तो क्या होगा। हो गया बच्चों? बताओ मुझे, क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। So, capacitance of fully filled capacitor यानी CL become capital K times of air capacitor। एयर कैपेसिटर का कैपिटल K टाइम हो जाएगी CM इक्वल टू KC नॉट, या फिर कैसे लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट K अपॉन T, ये हो जाएगा कैपिटल K टाइम हो जाएगी एज K इज ग्रेटर देन 1। सो CM इज ग्रेटर देन C नॉट। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ती है, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगी व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भी हम लोग कैपेसिटी के प्लेट में डालेंगे तो हमेशा कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी, और मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस कितनी आएगी, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। फ्री फील्ड के लिए ये फार्मूला कैपिटल K टाइम हो जाएगा। और यहां से देखो K जो आ रहा है, ये आ रहा है CM अपॉन C नॉट, CM अपॉन C नॉट।
एक को हम लोग एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ऊपर भी कैपेसिटेंस, नीचे भी कैपेसिटेंस। तो ये के और एप्सिलॉन आर ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं। सिंपल एक वैल्यू होती है इनकी, मैथमेटिकल वैल्यू। तो एप्सिलॉन आर एंड के इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो इनका यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, क्योंकि ऊपर भी कैपेसिटेंस नीचे भी कैपेसिटेंस, फेरेड से फेरेड कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हमेशा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होंगे। इनका एक नंबर होगा। देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, एक एयर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफेरेड है। अब उसके पीछे माइका भर दिया मैंने। माइका को हिंदी में अब्रक कहते हैं, है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। और दोनों की कैपेसिटेंस माइका भरने के बाद में कैपेसिटेंस होगी 25 माइक्रोफेरेड। तो अपने को इस माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ये जो मीडियम अपन ने डाला है तो बिल्कुल सिंपल है, 25 में 5 का डिवाइड कर दो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ जाएगा 5। क्योंकि सीएम कितना दे रखा है अपने को, सीएम दे रखा है 25 माइक्रोफेरेड। सी नॉट कितना दे रखा है, सी नॉट दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड। ये तो है सी नॉट एयर कैपेसिटर, ये सीएम है ना। तो माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ जाएगा, के ऑफ माइका सीएम अपॉन सी नॉट 25 माइक्रोफेरेड अपॉन 5 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया, ये आ गया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है माइका का, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, नोट करो तो कंप्लीट करो। हो गया बच्चों, क्लियर है। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
देखो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होता है जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक अंदर बढ़ते हैं और कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करें डाइलेक्ट्रिक होती है। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक आदि डाइलेक्ट्रिक आदि insulator which can acquire, which can create electric field without conduction। मतलब कंडक्शन तो इनमें नहीं होता, कंडक्शन तो इनमें नहीं होता, मतलब चार्ज तो इनमें नहीं चलता, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, जो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं और कंडक्शन नहीं करते। कंडक्शन क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं करता। तो जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आउटसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो क्या होता है, देखो केस वन when dielectric outside the बैटरी, बैटरी के बाहर होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो नहीं डाला तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बहुत सारे डाइपोल होते हैं। अभी डाइपोल कहां से आ गए, हर मेटेरियल के अंदर डाइपोल होते हैं। क्यों, क्योंकि हर मेटेरियल के अंदर एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। हर एटम का और मॉलिक्यूल का अपना एक पॉजिटिव सेंटर होता है, प्रोटॉन उसके पॉजिटिव बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव बनाते हैं। अब क्या होता है कि डाइलेक्ट ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कईयों का पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। अच्छा, किसी भी एटम के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कईयों के तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। इनको तो बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इनको तो बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और कईयों के ये प्लस माइनस सेंटर जो है थोड़े से सेपरेट रहते हैं। तो जितना प्लस है उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होता है, डिस्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मैं बात कर रहा हूँ पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो इस तरह से रैंडमली अरेंज होते हैं। जैसे ये इधर सपोज करो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इधर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये इस तरह से जो इनके टाइपोज होते हैं, टाइपोज जो होते हैं वो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होते हैं तो इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। डाइपोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर randomly oriented डाइपोल जो होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है ना। अब क्या होता है कि हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना कहता है, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ पर भी डाइपोल है तो वहां पे चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट
यानी पी नेट कितना हो जाता है, पी नेट हो जाता है 0, क्योंकि सबका डायरेक्शन अपोजिट होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आया ऐसे, किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आ गया ऐसे, किसी का ऐसे आया, किसी का ऐसे आ गया, है ना, किसी का ऐसे आया, किसी का ऐसे आ गया। जैसे इन दोनों डाइपोल को देखो, इसका डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा, माइनस से प्लस, इसका डाइपोल माइनस से प्लस, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ऊपर है, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हर कोई डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना। तो ये इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ये कब की बात है, जब ये आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है और इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0। अब हम लोग उठा के इसको डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखो इसको एक बार, डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, और डाइलेक्ट्रिक जब आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। अब हम लोग डालेंगे इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालेंगे। अब उठा के डालेंगे हम लोग इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। केस नंबर 2 देखो, when dielectric placed inside a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो ये हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाला, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डाइपोल के अंदर जा रहा है। ये डाइपोल इसके अंदर गया, ये वाला डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर गई। अब देखो क्या होगा, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर जाएगी, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर जाएगी तो ये जो डाइपोल है, इन डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। अपन इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी भी डाइपोल को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो ये क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। ईच डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, कितना टॉर्क लगेगा। और इस पी साइन थीटा की वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू विच वेक्टर पी ऑफ ईच डाइपोल become parallel in the direction of वेक्टर। ध्यान करो, अपन ने वो डेरिवेशन किया था कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग डाइपोल डालते हैं, ये डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये डाइपोल ऐसे घूमने की कोशिश करता है, मतलब अपने वेक्टर पी को वेक्टर पी की डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है। और इसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, इसके ऊपर टॉर्क लगता है टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। और इस टॉर्क के चलते ये ऐसे घूमने की कोशिश करता है ना। तो ये भी घूमने की कोशिश करेगा, ये साइड डाइपोल जो रेंडमली ओरिएंटेड थे ये सब घूम जाएंगे, और घूम के अपना पी जो है वो ई के डायरेक्शन में कर लेंगे, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, सारे के सारे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से अरेंज हो जाएंगे सारे।
सबका पी जो नेट पी है वो उस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। वेक्टर पी का जो नेट डायरेक्शन वो इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ऐसे ही है, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि प्लस से निकलेगी इलेक्ट्रिक लाइन और माइनस में एंटर करेगी, और सबका वेक्टर फेज होने के लिए ये ऐसे बनेंगे सब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएंगे तो देखो अगर यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगाऊं और यहाँ पर अपन एक लाइन लगाए तो ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड देखो ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बच गया, तो ये वाला साइड इसका हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला साइड इसका हो गया पॉजिटिव। और ये पोलराइजेशन की वजह से क्या आ गया, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आ गया, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड के अंदर। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलता हूँ EM, है ना। और क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एंड डाइपोल बिकम पोलराइज्ड and the electric field अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा EM also established inside dielectric। एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूँ ई नॉट बोल रहा हूँ, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, वो 1/k टाइम्स होगा। क्योंकि ध्यान करो जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर फोर्स 1/k टाइम्स हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके अंदर वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा EM, वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैपिटल K का 1/k टाइम्स हो जाएगा। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से निकल रहा है और माइनस की तरफ जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाई मैंने दो लाइनों में। तो ये यहाँ पे तो एयर है ना, तो एयर का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/K टाइम्स हो जाएगा, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसा बिहेवियर होता है डाइलेक्ट्रिक का। मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या है तो इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन ये खुद के अंदर क्या कर लेता है, खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है, खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ये इनका बिहेवियर होता है। कंडक्शन नहीं करते ये, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं चलता, क्योंकि इंसुलेटर है ना, फ्री चार्ज तो होता ही नहीं अवेलेबल, लेकिन ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है जब डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर जाते हैं तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्योंकि इनके जो डाइपोल्स हैं वो रीअरेंज होता है, वो जो है उसी डायरेक्शन के अंदर वेक्टर पी और वेक्टर ई को सेम डायरेक्शन में करने की वजह से क्या होता है, ये रीअरेंज करके और ये क्या कर लेते हैं, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेते हैं। ये है बात। तो ये बिहेवियर है पूरा का पूरा। तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या टाइम गुजारो इस पे, हो गई है क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मुझे एक बार ये बता दो कि समझ में आ गया क्या पूरा। अभी और बचा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक क्लास और लगेगी, लंबा चौड़ा है। तो चलो बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इसी डाइलेक्ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं।